दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपकी जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे वीडियोस को ठीक ठाक देखा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी सीरीज जो है पसंद आ रही होगी। इसके पहले हम लोगों ने लगभग शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है, ये हमने देखा है। और इसके बाद फिर हमने कोशिश किया कि यार मैं थोड़ा बहुत उसका एमसीक्यू करा दूं। वो एमसीक्यू मैंने करा दिया। एमसीक्यू के बाद मैं एक नए टॉपिक की ओर जा रहा हूं, जो सेकंड इकाई है मेरा, जो कि एक्चुअल में पहला यूनिट जो है उसको मैंने पूरा किया है। सेकंड इकाई जो कि थोड़ा बड़ा होने वाला है। रचनात्मकता, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सारे जो है ना, ये एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके बहुत लंबे वीडियोस आपको बना के ना दूं। बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैं प्रोवाइड करता हूं, 25 मिनट 30 मिनट वैसे वीडियोस प्रोवाइड करूं। और बिना देरी करे आज चालू करते हो अपना जो टॉपिक है, जिसका नाम है बुद्धि। आप सभी जान रहे हैं यार बुद्धि क्या है। ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई है जो कि एक्चुअल में पूरा ब्रेन का है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो हमारा मस्तिष्क है वही बुद्धि है, तो यार ये तो आम भाषा हो गया, जनरल भाषा हो गया कि सर अगर कोई व्यक्ति पूछता है क्या ये बुद्धि नहीं है क्या, क्या दिमाग नहीं है क्या। बट एक्चुअल में बुद्धि जो है वो बहुत व्यापक विषय है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अजय यादव क्लासेस में आपका। और आज का जो टॉपिक है आप सभी जान रहे हैं क्या है, वो इंटेलिजेंस है। देखते हैं, ये वही चीज है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। यदि ये नहीं होगा तो आप सभी जान रहे हैं कि व्यापम का एग्जाम जो है क्रैक नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में इंटेलिजेंस है क्या, बुद्धि है क्या। यदि नॉर्मल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यार बुद्धि है क्या, यदि कोई मुझसे पूछेगा कि सर बुद्धि है क्या, तो मैं बता रहा हूं कि सभी अनुभव निष्कर्षों को निकालने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि सर बुद्धि ना हमें हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य करने, जो भी हम क्रिया करते हैं, कार्य करने के लिए वो क्या करता है, हमारा जो बुद्धि है वो सहयोग करता है। सहयोग करता है इसका मतलब सर क्या करता है, इसका मतलब हमारे जीवन में जैसे भी अनुभव रहे होंगे, जैसे भी हमारे जीवन में क्रियाकलाप रहा हुआ, जैसा भी एक्टिविटी रहा होगा, उसके आधार पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ सीखा। और उसी सीखने की योग्यता को मैं कह सकता हूं कि हमारा बुद्धि है सर। और उसी आधार पे हम लोग अपने जीवन को जीते हैं और आगे चलते हैं। ये मेरा एक नॉर्मल सामान्य सा अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको भी आपके भाषा में समझ में आ रहा होगा, जिसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज जो यूज नहीं कर रहा हूं मैं। उसके आगे मैं थोड़ा आगे और लेकर चलता हूं कि एक्चुअल में बुद्धि है क्या, थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ पर चलता हूं, इंटेलिजेंस जो है वो है क्या। ठीक है, तो ना इसमें ना आपको एक शब्द मिलेगा। अब वो शब्द क्या है यार, वो शब्द है मेरा योग्यता। योग्यता मतलब सर वो बात कर रहा है एबिलिटी की। हर एक व्यक्ति की अपनी योग्यताएं हैं, तो बुद्धि के अंतर्गत कई तरह की योग्यताएं एक साथ आती है। हमारा बुद्धि अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ने में अच्छे। इसका मतलब ये भी है कि सर तार्किक क्षमता अच्छी है, सांख्यिक क्षमता भी अच्छी है, गाने की क्षमता भी अच्छी है, लोगों को समझने की क्षमता भी अच्छी है। तो प्रकार से बोल सकता हूं कि सर बहुत सारी प्रकार की कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, योग्यताएं हैं। ठीक है, ये मिलने वाली सूचनाओं को समझकर उसका अर्थ निकालने की क्षमता है। यदि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको हम सुनेंगे और सुनने के बाद जो अर्थ निकाल पा रहा हूं वही मेरी बुद्धि है। ठीक है, यह नए गुणों को प्राप्त करने और मौजूदा ज्ञान में उसका प्रयोग करके कार्य को पूरा करने या परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है। एक प्रकार से और कुछ नहीं है, ये जीन पियाजे जी का ना ये स्टेटमेंट है, जिसको मैं ये कहता हूं कि बुद्धि ना मुझे यूज करेगा, मुझे हेल्प करेगा एक्चुअल में, कि यार मैं कैसे भी करके इक्विलिब्रियम में आऊं। अब ये है कि सर इक्विलिब्रियम क्या है, आपने एक नया चीज जोड़ दिया। यार इक्विलिब्रियम और कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम है संतुलन। संतुलन का मतलब क्या होगा, असंतुलन से संतुलन की ओर हमें जाना होता है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले एक स्टेट में रहेंगे जिसको बोलता हूं डिसइक्विलिब्रियम। उसका हिंदी मतलब है असंतुलन। अब ये असंतुलन की अवस्था कब आएगी और संतुलन की अवस्था कब आएगी, ये थोड़ा हॉट टॉपिक हो जाता है कि यार ये कैसे होगा। मैं समझा रहा हूं, और कुछ नहीं होगा। संतुलन वह प्रक्रिया है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो बुद्धि है ना वो एक्सेप्ट कर ले रहा है कि यार ये जो चीज है वो ऐसे है। फॉर एन एग्जाम्पल, कई लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो मैथ्स बैकग्राउंड से होने पे जब उनको बोला जाता है कि इसका पक्षांतरण कर दो, और फटाफट वो लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे x बटे वाई है और मतलब बराबर में अगर z बटे पी है, तो वो लोग फट से सोच लेते हैं कि यार इसी और कुछ नहीं, ये x इंटू पी होगा और y इंटू जेड। तो उसके मन में ना ये देख के संतुलन आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम करते आ रहे हैं, 11th-12th में किए हैं, 19th में किए हैं। असंतुलन कब आएगा, जब कोई व्यक्ति अपने पढ़ाई की मुख्य धारा से हट चुका है। उसको अचानक से मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि यार इसको ऊपर नीचे कर दे, इसका रेसिप्रोकल निकाल ले, इसका व्युत्क्रम निकाल ले और तू इसको कर दे, तो उसके मन में क्या आ जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। तो यार वही मैं कह रहा हूं कि यार एक्चुअल में हम लोग इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम से हम लोग किसमें जाएंगे, इक्विलिब्रियम में।
इसका मतलब असंतुलन से संतुलन में जाएंगे। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति आर्ट्स बैकग्राउंड का है उसको मैथ समझने में दिक्कत है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा असंतुलन वाले मोड पे रहेगा। एक समय तो आएगा ना जब वो भी इस गणित को सीख जाएगा, 2-4 बार प्रक्रिया को दोहराएगा तो उसके मन में भी क्या आ जाएगा, वो संख्याओं को, वो जितने भी वेरिएबल्स उनको गणना करना सीख जाएगा। तो जो वापस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो वापस संतुलित हो जाएगा। तो बुद्धि से हमने क्या सीखा कि सर बुद्धि इस चीज में हेल्प करती है कि यार ये कैसे होगा। उसके बाद बुद्धि के अंतर्गत नए उद्दीपनों को समझने, उद्दीपन और कुछ नहीं हमारा एक प्रकार का लक्ष्य है, भाषा को सीखने, लैंग्वेज सीखने के लिए और दूसरों के साथ संबंध रखने के लिए। भाई बुद्धि अच्छा होगा तब तो सही व्यक्ति के साथ सही प्रकार से क्या करोगे, उससे बात करोगे। वरना जब मति खराब होती है ना तो अच्छा लगता है वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता। वातावरण के प्रति जागरूक होने, तर्क करने, योजना बनाने और समस्या की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है जो एक्चुअल में स्टार्ट होगा बुद्धि से ही। मैं आपको क्रिएटिविटी वाले चैप्टर में पूरा क्रिएटिविटी समझाऊंगा। अभी केवल रचनात्मकता का मतलब ये समझ जाओ, एक समस्या के बहुत अलग अलग प्रकार के समाधान निकालने की कला को मैं रचनात्मकता कहता हूं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है वेस्लर 1944 के अनुसार बुद्धि व्यक्ति का एक समूचा या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन भी करता है। वेस्लर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है यार, क्योंकि इनके अनुसार मतलब इन्होंने बहुत सारे, इनका टेस्ट भी है बुद्धि परीक्षण के लिए, जो टेस्ट होते हैं ना वो इनके बहुत सारे और बहुत अच्छे टेस्ट हैं जो एक्चुअल में ये आइडेंटिफाई कर रहा था कि व्यक्ति का जो बुद्धि है उसकी सीमा क्या है, मतलब व्यक्ति किस लेवल तक सोच सकता है। ये सारे टेस्ट कि उसका बुद्धि जो है कितना डेवलप हुआ है ये सब वेस्लर ने किया है। तो वेस्लर का स्टेटमेंट है जो हो सकता है इंपॉर्टेंट में आ भी जाए या हो सकता है नहीं भी आए। ठीक है, तो ये एक सामान्य लिखित जानकारी जो देनी जरूरी थी। उसके बाद बुद्धि क्या है, नॉर्मल तरीके से कोई मुझसे पूछेगा कि सर बुद्धि को आप क्या समझते हैं, तो यार बुद्धि को मैं समझने वाला कौन हूं, बुद्धि क्या है थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो मैंने टॉपिक निकाला कि सर जो बुद्धि है ना वो और कुछ नहीं सर, वो सीखने की योग्यता है। ठीक है सर, ये एक प्रकार की एबिलिटी है। एबिलिटी किस चीज की है सर, तो लर्निंग की है, मतलब सीखने की है, ये तो ठीक है। सेकंड है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब यदि कोई नॉन सीडीपी बैकग्राउंड यानी कि नॉन बीएड बैकग्राउंड से आ रहा होगा ना तो उसके लिए एक शब्द नया है, अमूर्त का मतलब क्या है। तो अमूर्त को ना मतलब इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त चिंतन है तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है यार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उस थिंकिंग को बोलूंगा जहां पर आप किसी भी तरीके से आप उसको कॉन्क्रीटाइज नहीं कर पा रहे, आप उसको कॉन्क्रीट तरीके से देख नहीं पा रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, अब क्या होगा कि जब बच्चे को मैं ये बार बार समझा रहा हूं, बेटा देखो ये जो चीज है वो गोला है। अब गोला के लिए मैंने उसे क्या क्या दिखाया, मैं सबसे पहले उसको मैं गेंद दिखाया कि यार तू बॉल देख। बॉल देखने के बाद उसके मन में जैसे ही दिमाग में आया वो बॉल आ गया। दूसरे बार मैंने उसको फुटबॉल दिखाया था, उसको समझ में आया कि सर हाँ सर फुटबॉल भी इंपॉर्टेंट है, और फुटबॉल को मैंने बताया कि उसका भी शेप जो है वो गोल है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने उसको बोला जो तू साइकिल चला रहा है उसका जो पहिया है ना वो भी गोल है। उसके दिमाग में फिर आया अच्छा वो भी गोल है। तो ऐसे करते करते एक समय आएगा जब उसको मैं गोला बोलूंगा ना तो क्या होगा, बच्चे जो भी उसको अच्छा लगा होगा, चाहे वो टेनिस का बॉल हो, चाहे फुटबॉल का बॉल हो, चाहे उसका साइकिल का बॉल हो, जो भी अच्छा लगा होगा उसको वो दिमाग में एक छवि बना लेगा, चित्र बना लेगा। इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं मूर्त चिंतन। क्या बोलेंगे इस प्रकार को, मूर्त चिंतन, जिसको बोलते हैं फॉर्मल थिंकिंग, नॉर्मल। अमूर्त कब होगा, जब उस बच्चे को पर्टिकुलर, जब मैं सर्कल बोलूंगा तो उसको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को याद नहीं करना पड़ेगा कि यार बॉल जो है वही सर्कल, ऐसा नहीं है। उसके मन में आ जाएगा कि अब भैया सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा हो चुका है, सर्कल का मतलब सीधा ऐसे बड़ा और एक पॉइंट, उसको इतना ही बड़ा है, तब तो समझ में आया कि वो सर्कल है। तो जब एक्चुअल में मुझे किसी प्रकार से एक कॉन्क्रीट चीज को नहीं देखना पड़ेगा, उस स्टेज में चला जाऊंगा, तब कहूंगा कि भैया वो अमूर्त है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। कितना जल्दी आप माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना जल्दी आप माइंड में हर चीजों को डेवलप कर लेते हैं, वही आपका क्या है, वही आपका बुद्धि है। तीसरा है समस्या समाधान की योग्यता है। मतलब लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, ये तो एक पहलू है कि भैया आप बुद्धि से देख रहे हैं, उसके अलावा ये समस्या समाधान की योग्यता हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे वो हमारे पारिवारिक हो, चाहे हमारे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरीके से, उसका योग्यता ही मेरा क्या है, बुद्धि है। वातावरण से सामंजस्य, वातावरण से सामंजस्य इसका मतलब वो केवल एक निश्चित समाज की बात नहीं कर रहा है भैया, वो हर एक चीज से बोल रहा है। समाज का मतलब भैया वो पूरा वातावरण का मतलब उसमें जीवित अजीवित सभी प्रकार के जितने भी चीजों है उसको आप कैसे तालमेल बिठा के उनके साथ रहते हैं, वही आपकी बुद्धि है। विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है उसका बुद्धि तेज है इसका मतलब वो केवल पढ़ाई में अच्छा है, नहीं भैया, उसके अंदर विभिन्न क्षमताएं हैं। हो सकता है ही इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, हो सकता है ही इज अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गाना गाता है।
अच्छा, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम मैंने लिख दिया है कि यार 1885 में मुझे ये शब्द जो है वो देखने को मिलती है। इसका प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन नामक व्यक्ति ने किया था। फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने सबसे पहले बुद्धि नामक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया कि एक्चुअल में बुद्धि क्या है। अच्छा, बुद्धि क्या है उस पर तो हमने देखा, ये भी देखने कुछ करते हैं कि बुद्धि एक्चुअल में क्या नहीं है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, मतलब वो जो हम कहते हैं ना कि यार उसका नॉलेज जबरदस्त है, तो हम बोलचाल भाषा में कहते हैं ना कि यार उसका बुद्धि जबरदस्त है। यार बुद्धि ऐसा नहीं है, बुद्धि तो बहुत सारी योग्यताओं को दर्शा रहा है ना। हमने जो शब्द निकाला है वो तो यार मेरी एबिलिटी है, और नॉलेज तो अलग चीज है। नॉलेज किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर फील्ड में अगर वो रोज अगर खेत जाएगा तो एक साल में वो भी सीख जाएगा कि एक्चुअल में कितना मुझे फर्टिलाइजर देना है, कितना मुझे खाद देना है और कितने में उग जाएगा। इसका मतलब थोड़ी उसको ज्ञान है, इसका मतलब उसका बुद्धि जो है एकदम तेज है, ऐसा नहीं है। बुद्धि पूरे के पूरे कॉग्निटिव यानी कि पूरे के पूरे संज्ञान पर डिपेंड करता है, केवल और केवल ज्ञान पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, स्मृति। मेमोरी अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्या है, बुद्धि अच्छी है। कोई चीज को याद रख लेता है बहुत देर तक, ये थोड़ी कि उसकी मेमोरी अच्छी है, ये नहीं भैया, बुद्धि ऐसा नहीं है। बुद्धि मैंने फिर कहा ना कि वो कैपेबिलिटी है, योग्यता है। तीसरा, कौशल, कोई स्किल है। अरे स्किल तो बहुत ईजी चीज है यार, स्किल ईजी चीज है। इसका मतलब तुम रोज 1 घंटा 1 साल तक अगर एक पेज रोज अगर लिखोगे ना, तो तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी भी गंदी हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो वो तुम्हारा स्किल हो गया ना, कौशल हो गया। ये तो रोज प्रैक्टिस करके आने वाली चीज है, वो स्किल है, वो कौशल है, वो कोई बुद्धि नहीं है। ठीक है, अगर रोज 1 घंटा बॉलिंग करोगे ना, तो बैटिंग करोगे, बॉलिंग करोगे ना, तो बैटिंग बॉलिंग भी अच्छी हो जाएगी। इसके मतलब थोड़ी कि वो तुम्हारा बुद्धि है, वो तो भैया तुम्हारा कौशल है, स्किल है। प्रतिभा, वो टैलेंट है। टैलेंट, स्किल, ये जो है टैलेंट जो होता है ना, ये इनबॉर्न है। स्किल जो होता है ना, वो प्रैक्टिस करके आई होती है। ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा। भैया ये मेरा आया है अभ्यास करके, निरंतर अभ्यास करके। और प्रतिभा जो है, हो सकता है अभ्यास करने के बाद उस स्तर पे पहुंच चुके हो कि अब आपको वो लगने लगे कि वो आपका टैलेंट है, जहां पे कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा हो और आपको एकदम फट से चीज हो जा रही है, तो वो प्रतिभा है। तो यार कभी भी याद रखना, ज्ञान, स्मृति, कौशल, प्रतिभा, ये सब चीज बुद्धि नहीं है। इन सभी चीजों का यदि सही संपूर्ण योगदान रहे तब वो बुद्धि बन सकता है, लेकिन केवल ये 4 चीज जो है वो बुद्धि तो नहीं। ठीक है, अब ये है कि व्यक्ति का जो बुद्धि है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करने वाले चीजें क्या है। तो यार सबसे पहले तो मैंने लिख दिया यहां पर कि सर वंशानुक्रम, इंग्लिश वालों के लिए ये हेरिडिटी है। ठीक है, वातावरण यानी एनवायरमेंट है। और थर्ड है जो हमने लिखा है कि सर उसका अंतःक्रिया, इसका मतलब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन। देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है वंशानुक्रम। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर मुझे पता चलेगा कि सर अगर उसके माता पिता होशियार है ना, तो देयर इज अ स्लाइट चांस, सर वो पक्का एक चांस है सर कि वो भी बहुत बच्चा जो है ना वो होशियार निकल जाएगा। लेकिन क्या इस बात की पूरी गारंटी कि बच्चा होशियार निकलेगा? जरूरी है क्या कि कोई अच्छा क्रिकेटर का बच्चा अच्छा क्रिकेटर ही निकले? उसके जो डीएनए में जो जीन्स है वो जीन्स उसमें भी जाए, सर जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है। एक आईआईटीएन के लिए थोड़ा इजी हो जाता है दूसरा आईआईटीएन प्रोड्यूस करना। भैया किसी के घर में कलेक्टर रहता है ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है उसके बच्चे को भी कलेक्टर बनना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो चम्मच के हर खाने में ना यूपीएससी का स्वाद जा रहा होता है या सीजीपीएससी का स्वाद जा रहा होता है। सेकंड है वातावरण, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। ऐसा कई बार देखने को सुनने को मिलता है कि यार वो जो व्यक्ति है ना वो बहुत गरीब था, अब बहुत गरीब होने के बाद भी उसने क्या किया, उसने सर वो आईआईटी एग्जाम क्रैक कर दिया, उसने सर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया। अब भैया वो गरीब है, डेफिनेटली उसके माता पिता के पास उतने पैसे साधन नहीं रहे होंगे, तो यार वंशानुक्रम तो यहां पर उसका थोड़ा सा डाउन ही था। जहां पर ये अब अगर सोचो उसके माता पिता भी अगर आईआईटीएन होते तो जरूरी थोड़ी है कि उसके भी बुद्धि तेज होती, वो लोग भी अच्छे पैसे वाले होते, फिर उनके पास साधन क्यों नहीं होता? साधन होता। सेकंड है सोशल इंटरेक्शन। वो हो सकता है ना कि किसी को देखकर इंस्पायर हो गया हो, मोटिवेट हो गया हो, सोसाइटी को देखकर कि यार ये व्यक्ति जो है अच्छा कार ले रहा है, ये ऐसा क्या किया? सर वो इंजीनियर है, किसमें? वो आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, इसलिए उसकी लाखों की पैकेज लग गई, करोड़ों की पैकेज लग गई। तो उसको ना एक सोशल इंटरेक्शन, उसको वातावरण मिला और उस वातावरण के हिसाब से वो ढल गया। वहां पर समझ में आया कि मेरे को अच्छा पढ़ना पड़ेगा। वो उन लोगों के साथ रहा, घूला, मिला फिला, और फिर समझ में आया कि सर मतलब अच्छा है कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरा जो मानसिक विकास है वो तेज हो जाएगा। इसके बाद यदि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन देगा कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन सी चीजें हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, और तीसरा लिखेगा कि वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया, और आपसे पूछूंगा कि इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी जाओगे कि सर ये दोनों का जो इंटरेक्शन है वो बेस्ट है। केवल और केवल एनवायरमेंट भी वो फैक्टर नहीं है,
एनवायरमेंट, वातावरण, समाज यदि किसी को अच्छा बना सकता है तो किसी को बुरा भी तो बना सकता है। तो इसीलिए मैं केवल और केवल उस चीज पर दोष नहीं दूंगा, केवल और केवल वंशानुक्रम पर भी दोष नहीं दूंगा। मतलब सर ये सभी चीजें मैटर करती है, आप केवल एक दो चीज को नहीं बोल सकते। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यार अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन आए ना जहां पर मेरे को ये बोले कि यार तीनों ऑप्शन में रहे, तो बेस्ट वाले ऑप्शन में मैं इसकी ओर चले जाऊंगा जहां पर ये दोनों की इंटरएक्टिविटी, अंतःक्रिया की बात करेगा। ठीक है, उसके आगे मैं चलता हूं। यार बुद्धि परीक्षण, थोड़ा सा आउट ऑफ द जोन नहीं जा रहा हूं। कई लोग ये सोच रहे होंगे ना बुद्धि का सिद्धांत आप पढ़ाए नहीं, बुद्धि परीक्षण में आ गए। तो बुद्धि का जो सिद्धांत वाला जो वीडियो है ना वो अगले में आने वाला है, थोड़ा वेट करिएगा। पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है वाला समझिए और ऐसी ही है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण यानी कि हम देखेंगे कि यार वो कैसे उसका टेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि का परीक्षण करने का मतलब क्या होता है? बुद्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धि का माप है। ये परीक्षण कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, पर किसी व्यक्ति की परिस्थितियों और क्षमता के आधार पर बुद्धिमत्ता को मापने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। पहले के जमाने में ना बुद्धि को नापने के लिए देखते थे कि यार उसकी एक्चुअल में मानसिक आयु कैसी है, मतलब मेंटल एज कैसा है। अब सर ये नया कॉन्सेप्ट आ गया सर कि मेंटल एज क्या है। आप क्या बोल रहे हो सर, मेंटल एज? ये तो मैंने कभी सुना नहीं है। आज सुन लो, आज मेंटल एज जैसा कुछ चीज होता है। अगर तुम्हारी बॉडी की एज है, तुम्हारी मेंटल एज भी होती है। बुद्धि परीक्षण और कुछ नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस का एक प्रकार का टेस्ट है, परीक्षण है सर। और उसको मैं देखने की कोशिश करता हूं कि वो क्या है। बहुत सारे तरीके हैं। आईक्यू टेस्ट बोलते हो ना सर, उसका आईक्यू, आइंस्टाइन का आईक्यू इतना था सर, उस व्यक्ति का आईक्यू इतना है सर, इसलिए वो आईआईटी में चला गया। थोड़ा देखने की और कोशिश करते हैं क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले मानसिक आयु बनाम शारीरिक आयु क्या है। शारीरिक आयु यानी कि सर उसकी जो फिजिकल एज है, ठीक है, उसकी जो फिजिकल एज है, उस व्यक्ति का फिजिकल एज। फिजिकल एज क्या है? फिजिकल एज और कुछ नहीं है, उस व्यक्ति का शरीर में कितनी वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है, वृद्धि विकास एक ही चीज है, एक ही चीज है कहने के लिए। वृद्धि और विकास दो अलग अलग डायमेंशन है, आई नो, मुझे पता है। अब उसका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, मैंने यहां पर एग्जांपल देकर रखा है रोहित मेहरा जी का। रोहित मेहरा का शरीर जो था ना वो ऐसा हो चुका था, एकदम ऐसे डोले शोले एकदम बन चुके थे, एकदम ऋतिक रोशन है तो इसके डोले शोले बन चुके थे। लेकिन उसका बुद्धि, मानसिक विकास कैसा था, मानसिक आयु कैसा था? वो हो तो चुका था 16 का, लेकिन वो पढ़ कौन से क्लास में था? पढ़ रहा था वो 7वीं क्लास में। 7वीं क्लास में तो 13 साल का बच्चा पढ़ता है। उसकी जो मानसिक आयु है वो 13 साल की थी, उसकी जो शारीरिक आयु कितने साल की थी? 16 साल की। अब इसको मान लो ना कि जादू मिल गया, तो जादू मिला तो भैया उसका बुद्धि में हो गया प्लस, तो उसका बराबर हो गया। प्लस क्या, वो बहुत ज्यादा प्लस हो गया, अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया, इतना कि वो साइंटिस्ट ही बन गया, एकदम वैक्सीन बनाने लग गया था अगले पार्ट में, तो है कि नहीं? तो वो तो उसको मिल गया, जरूरी नहीं है तुमको मिले। ठीक है, तुम्हारा जादू आप में भैया, देख लो। उसके बाद अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मानसिक आयु क्या है, मेंटल एज क्या है। मेंटल एज उस व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं को करने का तरीका है कि उसकी आयु के अनुरूप वो बढ़ रहा है कि नहीं। धीरे धीरे अपने अनुभव, अपने प्रत्यक्षीकरण, यानी आप जो देख रहे हो उसके हिसाब से आपकी मानसिक आयु जो है वैसे ही परिपक्व, मैच्योर होती जाएगी। तो वहीं पर मैंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, किस चीज का? मानसिक आयु का भैया, मेंटल एज का। ठीक है, बुद्धि परीक्षण से मानसिक आयु ज्ञात होती है, बिल्कुल होती है। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बीने जो है, इनको ही बोलेंगे कि यही फादर है बुद्धि के परीक्षण करने का। अगर कोई बोलेगा ना कि यार आईक्यू टेस्ट करने के लिए किसको फादर बोलूंगा, तो वो भैया एल्फ्रेड बीने है। आईक्यू फॉर्मूला बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बुद्धि परीक्षण के लिए, इंटेलिजेंस के टेस्ट के लिए। 1905 में किया और मानसिक आयु की अवधारणा सन 1908 में बीने ने बुद्धि परीक्षण में शामिल किया। ठीक है, 1908 में हमने मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण में ले आया। 1912 में मानसिक आयु की अवधारणा को बुद्धि लब्धि में विलियम स्टर्न के द्वारा शामिल किया गया। अभी बीने, टर्मन और स्टर्न, ये तीनों व्यक्तियों का नाम आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों व्यक्तियों ने, आप जो आईक्यू टेस्ट बोलते हो ना, उसकी यहां पर बात होने वाली, राइट? और उसको हम लोग देखेंगे भी ये कैसे हो रहा था करके। ठीक है, अब ये मैंने बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अब यहां पर जो मैं लेके आने वाला था चीज, जो आपको समझाने वाला था कि यार आईक्यू क्या होता है। आपने सुना होगा कि यार उसका आईक्यू बहुत तेज है, तो आईक्यू का यदि फॉर्मूला मुझे जानना होगा तो वो क्या है? आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100। मेंटल एज लिख देता हूं अपॉन करेंट एज। करेंट एज क्या है? करेंट एज एक्चुअल में उसकी शारीरिक विकास है। चलो हिंदी में लिख दूं, ये सर उसकी मानसिक आयु है और ये उसकी शारीरिक आयु है और ये गुणा 100 है। अब वही फॉर्मूला है मेरा आईक्यू का। अब तुमको क्या लग रहा है, ये इतनी इजीली आ गया होगा? फट से आए और सर फॉर्मूला
ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला जो है ना, ये 1916 में आया है। लाने वाले व्यक्ति का नाम है टर्मन। अब टर्मन जी से थोड़ा सा समझिए कैसे हुआ ये, कैसा ये प्रक्रिया चला। 1905 में मेरे को पता चल गया था कि वहां पर क्या है, मानसिक आयु, मतलब आपका जो मेंटल एज है उसका एक कॉन्सेप्ट निकल आ चुका था। उससे पहले ही जो आपका करंट एज यानी कि आपका बायोलॉजिकल एज, शारीरिक आयु है ना, उसकी चर्चा पहले से होती थी। उसको वो ऐसा नहीं वो नया आया है, भैया सब जानते थे। शरीर जैसे जैसे बढ़ रहा है, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, शरीर तो दिख रहा है ना बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से एज होते जा रहा था। मानसिक आयु ऐसा नहीं था। 1908 में समझ आया कि जब भी किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन नापना है तो मुझे ना ये मानसिक आयु को यूज करना ही पड़ेगा। तो हमने 1908 में उसको शामिल कर दिया। 1912 में बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम उपयोग विलियम स्टर्न ही एक्चुअल में फादर है आईक्यू निकालने के। तो विलियम स्टर्न ने ना 1912 में केवल और केवल इतना निकाला था, ये इंटू 100 ना उस समय नहीं हुआ था। कब? 1912 में केवल और केवल इतना ही निकला था कि IQ इज इक्वल टू MA/CA, मतलब बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, तो यार उस समय ये चीज नहीं आ पाया था इंटू 100 वाला। तो ना आंसर ना बहुत पॉइंट मानने लगा। किसी का मानसिक आयु 10 साल का है और शारीरिक आयु 16 साल का है, तो देखिए हमने यार आंसर तो पॉइंट मानने लग गया है। तो उस पॉइंट वाले चीज को हटाने के लिए खुद निकाल के देखो ना, अगर ये 15 रहेगा और ये 14 रहेगा तो यार ये फिर 1 पॉइंट कुछ नहीं आ जाएगा। तो वहां पर थोड़ा दिक्कत होने लगा, तो हमने कहा इसको हटाओ। अब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हमारे आ गए प्रोफेसर टर्मन। उसने कहा अरे बहुत सिंपल है, इसको हटाने के लिए तुम इसको इंटू 100 कर दो। इंटू 100 करोगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर आ जाएगा। तो ये जब स्टर्न आए तब स्टर्न ने कहा कि IQ के फॉर्मूले पे जहां पर तुम मेंटल एज अपॉन करंट एज कर रहे हो उसमें क्या करो, इंटू 100 कर दो। तो IQ का फॉर्मूला तो पहले ही आ चुका था, वो मेरे 1912 में कौन दे दिया था, विलियम स्टर्न ने। इंटू 100 वाला काम किसने किया था, टर्मन ने किया था। तो इसीलिए अगर IQ का पूछेगा कि यार उसके प्रतिपादक कौन, उसके फाउंडर कौन है, तो यार हमेशा याद रखना मेरे विलियम स्टर्न नहीं है। उसमें कोई प्रकार का डाउट मत रखना कि यार ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि IQ वाली चीज क्लियर हो गया होगा। वहां पर मैंने एक IQ का मतलब टर्मन ने जो टेबल बनाया था, टर्मन और मेरिल ने मिलकर टेबल बनाई थी और बिने भी थे इसमें, उन्होंने फिर ये टेबल निकाला और यही टेबल जो है एक्चुअल में अभी भी यूज करते हैं हम लोग। इसमें ना कुछ बहुत यूज करने लायक चीज नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। देखो अगर उसका IQ 50 से नीचे है, ठीक है, अगर उसका IQ, मैं क्या कर रहा हूं, उसका IQ अगर 50 से नीचे है तब यार वो मानसिक मंदता है। मानसिक मंदता के भी अलग अलग चरण होते हैं, मैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों समावेशी शिक्षा में बताऊंगा। ठीक है, मानसिक मंदता याद रखने वाला फैक्टर है 90 से 109 जो कि एवरेज है, जो कि औसत है। मैं आप हम सभी इसी बीच में आते हैं। हमारा IQ 109 से ऊपर नहीं, ठीक है, 109 से ऊपर होता तो आप अभी व्यापम की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप हॉस्टल की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप शिक्षक बनने की ओर नहीं होते। ठीक है, आप लाइफ में पहले ही बहुत कुछ अच्छा कर गए होते। इतनी हाई IQ के साथ आप इतने दिन तक ऐसे सर्वाइव आप नहीं कर पाते। हार्श है बट यही रियलिटी है। ठीक है, औसत से जस्ट ऊपर जो है मेरा हाई एवरेज है। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा क्या बोलता हूं कि यार ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा तीव्र है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तीव्र। बच्चा जो है थोड़ा होशियार है। लो एवरेज, इसको एक्चुअल में स्कूली भाषा में पिछड़ा बालक बोलते हैं। पिछड़ा बालक वो बालक नहीं है जो पीछे बैठता हो क्लास में, बैक बेंचर्स, वो नहीं है। पिछड़ा बालक मतलब उसकी IQ थोड़ी सी कम है, इसको कोई चीज 2 बार में समझ आता है एवरेज बच्चे को, तो इसको 4 बार में आ रहा है और इसको 1 ही बार में समझ में आ जा रहा है, बस इतना ही अंतर है। और इससे ऊपर हाईली 130 के अबव जो गया है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में गिफ्टेड बोलते हैं यार, गिफ्टेड। इनके लिए अलग स्कूल खोलने का प्रावधान है, बट असमावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं बोलते कि ऐसे बच्चों को साथ में पढ़ाओ। अरे बहुत मुश्किल है 130+ IQ वाले बच्चों को साथ में पढ़ाना। वो 7वीं क्लास में रह के 9वीं क्लास वालों गणित को बना देगा, विज्ञान को समझा देगा, सामाजिक विज्ञान को एनालाइज कर देगा। ठीक है, और थोड़ा दिक्कत हो जाता है जब हम इसके भी नीचे जाते हैं, जहां पर मैं कहा ना कि 50 से नीचे गए तो मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन वाली जो स्थिति है ना वहां चल जाता है। एक्चुअल में बताओ तो 70 के नीचे ही मेंटल रिटार्डेशन जो दिखने लगती है, 50 के नीचे थोड़ा गंभीर और 25 के नीचे तो और भयानक गंभीर। ठीक है, तो ये एक प्रकार से IQ का टेबल है जो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब इसके अनुसार ये समझो कि हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारी जो पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या है, वो कैसे कितने लोग आते होंगे। तो देखो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना वो 85 से लेकर किसके बीच में आती है, 115 के बीच में। मतलब हमारा जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है देखोगे ना तो मोर देन 55% इसी लाइन के अंतर्गत आ रहा है। 55% से ज्यादा लोग इसी के अंतर्गत है।
उसके बाद फिर यहां कम हुआ, यहां भी कम हुआ, मतलब 130वां आईक्यू वाले मिल कम रहे हैं, सॉरी, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या देख रहा हूं कि सर 145 वाला तो और कम हो गया है। अब 145 से इधर आगे जाओ तो देखो तो लाइन जुड़ने लग गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर लोग बहुत कम है। और वैसे ही इधर वाले भी बहुत कम है, क्योंकि यार मेंटल रिटार्डेशन एक प्रकार का बहुत सारा डिफेक्ट है, जो बचपन से भी हो सकता है, बड़े होने के बाद भी हो सकता है। तो यार हमने देखा कि सर सबसे ज्यादा इस जोन पे लोग आ रहे हैं जिनकी आईक्यू 85 से लेकर 115 के बीच में है। दूसरे जोन में आ रहा है 70 से 85 वाले में थोड़े कम लोग हैं सर, लेकिन ठीक ठाक लोग हैं। वैसे ही 115 130 के बीच में भी ठीक ठाक लोग हैं। और फिर इस वाले क्षेत्र में तो कम है, और फिर लास्ट वाले क्षेत्र में और कम है, और वहां पर कम रहेंगे ही। प्रतिभाशाली भी लाखों में एक है, और एकदम ही 0 से लेकर 25 आईक्यू वाला मंदता भी लाखों में एक ही है, ठीक है। तो यार ये जो है मेरा बुद्धि का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। और आप लोगों के लिए, यदि आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखा है, तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि यार एक बच्चा है, उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, और उसकी जो शारीरिक आयु है वो 12 वर्ष है। तो आप लोग बताओ कि उस बच्चे का आईक्यू क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ ये उसकी आईक्यू क्या होगी, और आईक्यू टेबल के अनुसार वो किस वाले जोन पे आ रहा है, मुझे वो बता देना कि यार आईक्यू वाले जोन पे मतलब कि वो एवरेज है, बिलो एवरेज है, बॉर्डर लाइन है, वो किस में आ रहा है, मुझे ये भी आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आईक्यू निकालने के बाद। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आईक्यू निकालने के बाद वो किस जोन में आ रहा है, आप ये भी बताएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को बोलिए कि वो लोगों को शेयर करें, ताकि मेरे वीडियोस जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए, और थोड़ा मेरा ही भला हो जाए, थोड़ा आपका ही भला हो जाए। वेल, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।